स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये मैराथन क्लास 30 प्रश्नों की है और उन 30 प्रश्नों में आप सभी जानते हैं हम अपने सारे प्रश्नों के नीचे जितने पॉइंट्स देते हैं वो किसी प्रश्न से कम नहीं होते हैं। इस दृष्टि से आपको ये बहुत समृद्ध क्लास मिलेगी, तो इसे शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगस्त में जो भी परीक्षा आप देने जा रहे होंगे हिंदी से संबंधित, चाहे यूजीसी नेट की, चाहे उत्तराखंड एलटी की या किसी स्टेट की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में ये बहुत उपयोगी होगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अकाल पुरुष गांधी नाम की कोई रचना है जो कि जीवनी विधा की है। अब इसके लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है जैनेंद्र। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक जैनेंद्र हैं। अब इसके बारे में देखिए, महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे कि ये पुस्तक अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई जीवनी विधा की है। अब 1968 में प्रकाशित और महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी हम लगे हाथ तैयारी कर लेते हैं। जैसे राग दरबारी, बहुत महत्वपूर्ण रचना श्रीलाल शुक्ल की, 1968 में ये भी प्रकाशित रचना है और ये उपन्यास विधा की है। विधाओं को भी ध्यान रखिएगा। न आने वाला कल, ये उपन्यास है किसका? मोहन राकेश का, 1968 में। प्रिया नीलकंठी, ये कुबेरनाथ राय जी का निबंध संग्रह है, 1968 ईस्वी में। साहित्यमुखी, ये दिनकर जी की रचना है, 1968 में निबंध संग्रह। कविता के नए प्रतिमान, ये भी 1968 ईस्वी में प्रकाशित आलोचना विधा की रचना है, नामवर सिंह जी की। तो देखिए, हमने अकाल पुरुष गांधी के प्रकाशन वर्ष को आधार बना के इतनी रचनाओं और उनकी विधाओं के और उनके लेखकों के नाम को भी तैयार कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न और उनके पॉइंट्स आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, इसे तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, लोकवादी तुलसीदास पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। तिवारी नहीं, विश्वनाथ त्रिपाठी, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी भी एक हैं लेखक। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लोकवादी तुलसीदास पुस्तक लिखी है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा देखिए, तुलसीदास जी पर और किसने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आचार्य शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास नाम से 1923 में लिखा। माता प्रसाद गुप्त जी हैं, इन्होंने तुलसीदास नाम से 1940 में पुस्तक लिखी। और रामविलास शर्मा जी ने भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास नाम से 2001 में पुस्तक लिखी। ठीक है, तो लगे हाथ इन सारी रचनाओं को भी आप ध्यान रखिएगा। और ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, कोई ऐसी रचना नहीं है कि उसका कोई उल्लेख किसी परीक्षा में न हुआ हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिए, कल्याणी उपन्यास विधा की रचना है, 1939 में प्रकाशित हुई है। इसके लेखक कौन हैं? जैनेंद्र कुमार। अब इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी तैयार रखिए, कल्याणी परिणय 1912 में एक नाटक लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक, तो कल्याणी उपन्यास जैनेंद्र का है और कल्याणी परिणय नाटक है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, यह काव्य पंक्ति किस लेखक की है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पंत की। पंत जी ने अपनी परिवर्तन नामक कविता में इस पंक्ति को लिखा हुआ है, द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। तो ये पंत जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। पीड़ा की बहुत कविताएं महादेवी वर्मा जी ने लिखी हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये महादेवी वर्मा जी की काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अचरज हो तो तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर हैं वारे, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने पिछली क्लासेस में इसे पढ़ाया हुआ है। एक तरह से ये आपका, जिन लोगों ने अब तक हमारे पिछली क्लासेस को कंटिन्यू नहीं देखा हुआ है, उन सभी के ये एक तरह से रिवीजन क्लास भी हो सकती है और नई क्लास भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए प्रश्न भी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी ने लिखा, अचरज हो तो तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पे हैं वारे। ये कब लिखा?
विलायत में दादा भाई नौरोजी जो थे वो गए और उन्हें काले कहे जाने पर इस काले शब्द की बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता उन्होंने लिखा प्रेमघन जी ने। प्रसंग वही है, दादा भाई नौरोजी के अपमान पर उन्होंने काले शब्द की प्रशंसा और उसकी एक तरह से वैशिष्ट्य को इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी जी का नया साहित्य नए प्रश्न। और इनकी एक और पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इस पुस्तक में नंदुलारे वाजपेयी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की छायावाद संबंधी बहुत सारी मान्यताओं को चुनौती दी है। एक तरह से बहुत तगड़ी टक्कर लेने की कोशिश की हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य के लगभग हर विषय पर, पूरे इतिहास पर, जो भी आचार्य शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र जी की पुस्तकों में तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो आपको इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो बहुत उपयोगी होगी ये, और रिवीजन में आपके लिए शॉर्ट नोट्स का काम करेगी। आप इसे PDF या प्रिंट बुक प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे संपर्क करके। अगला प्रश्न है नई समीक्षा नए संदर्भ। हमने ऊपर देखा नया साहित्य नए प्रश्न, और अगला प्रश्न है नई समीक्षा नए संदर्भ। देखिए इस तरह की जो कृतियाँ होती हैं वो थोड़ा उलझा देती हैं कि कौन सी किसकी है, या नाम में आपको भ्रम हो जाएगा। तो नया साहित्य नए प्रश्न ऊपर था, ये नई समीक्षा नए संदर्भ। इस आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, तो मिलते जुलते नामों वाली रचनाओं को आपको एक जगह नोट कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है सहज साधना। सहज साधना 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई ये पुस्तक। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका जो सही उत्तर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन धर्म साधना और सहज साधना, ये जो है पुस्तकें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कलेक्शन, बेहतर से बेहतर रिवीजन करा सकें, क्योंकि जो लोग हमारे ऊपर विश्वास करके जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए बेहतर सामग्री का ही प्रयास करते हैं। तो इस दिशा में हमारा प्रयास कितना सार्थक है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कोई प्रश्न हो, किसी विषय पर आपको क्लासेस चाहिए होंगी, तो वो भी अपने सुझाव जरूर बताया करें। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की भाषा क्या थी? इसका जो सही उत्तर है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश। ठीक है, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश सिद्धों की भाषा थी। अगला प्रश्न है शारंगधर पद्धति किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है शारंगधर पद्धति शारंगधर जी की रचना है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण बात देखिए कि इस ग्रंथ में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य हैं। ठीक, शारंगधर जी की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है हम्मीर रासो, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके साथ। अगला प्रश्न है नई कहानियाँ। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि हमने इसे पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ा भी है। इसका जो सही उत्तर है नई कहानियाँ पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त निकालते थे, वो संपादक थे इसके। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध को केंद्र में रख कर लिखी गई नामोर सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? किस पुस्तक में मुक्तिबोध को केंद्र में रख के उन्होंने अपनी मान्यताएं विकसित की? तो ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इतिहास और आलोचना। तो इसका जो सही उत्तर है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान में वो नई कविता और मुक्तिबोध को केंद्र में रख के कविता के नए उपकरणों की तलाश करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये। बाकी पुस्तकों के नाम जो हैं वो भी नामोर जी के हैं, ध्यान रखिए। दूसरी परंपरा की खोज, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इतिहास और आलोचना, ये भी नामोर जी की पुस्तकें हैं। इसी बहाने इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा है। ईसाइयों का योग हिंदी गद्य के प्रसार में बहुत रहा है। शिक्षा संबंधी पुस्तकें तो पहले पहल उन्होंने ही तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। हिंदी गद्य के विकास संबंधी यह कथन किस आलोचक का है? इसका जो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ही ये बात कहते हैं कि हिंदी गद्य के विकास में ईसाइयों का बहुत योगदान रहा है और हिंदी समाज, हिंदी प्रेमी उन्हें हमेशा याद रखेंगे इस बात के लिए।
तो ध्यान रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना हुआ था। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत परीक्षाओं में, ये रिपीटेड क्वेश्चन इस तरह के हैं ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। विशिष्ट पद रचना रीति, यह सूत्र किस आचार्य का है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वामन। वामन ने ही लिखा, विशिष्ट पद रचना ही रीति होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन चिंतामणि के भाई नहीं थे? रीतिकालीन कवि, जिसे आचार्य शुक्ल जी रीतिकालीन परंपरा की शुरुआत मानते हैं चिंतामणि जी से, वो 3 भाई हिंदी में प्रसिद्ध थे। कौन कौन? मतिराम, भूषण और जटाशंकर। कृपाशंकर चिंतामणि जी के भाई नहीं थे। ठीक, तो ये चिंतामणि जी के अन्य 3 भाइयों के नाम इसे ध्यान रखिएगा। जटाशंकर जी सबसे बड़े भाई थे इनके, बाकी भूषण और मतिराम इनसे छोटे थे। कृपाशंकर का नाम नहीं है इनके भाइयों में। और ये मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेनापति के गुरु का नाम क्या था? तो सेनापति जो शुक्ल जी के साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के अंतिम दौर में कवियों के नाम में इनकी श्रेणी आती है और ये रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए। लोंजाइनस का ग्रंथ कौन सा है बताइए? तो इसका जो सही उत्तर है पेरीहुप्सूस, और ये भाषण शास्त्र का ग्रंथ है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा रिपब्लिक और इयोन की बात करें तो ये प्लूटो की है। ठीक है, लोंजाइनस का उदात्तता का सिद्धांत प्रसिद्ध है। ठीक, इयोन और रिपब्लिक प्लेटो की रचना, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्यकालीन अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? मध्यकालीन अवधि भाषा में लिखी हुई मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है लोर कहा या चंदायन। ठीक है, ये मुल्ला दाऊद की रचना है और ये अवधि भाषा में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। तो ये प्रश्न आया था मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा भी हाल ही में हुई है उसमें पूछा गया था कि पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, ये पंक्ति किसकी है, किस आलोचक ने लिखी हुई है? इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने लिखा हुआ है पद्माकर के विषय में लिखते हुए। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो ध्यान रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, कहे ईसुरी फाग किसकी रचना है? बताएं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा मैत्रेयी पुष्पा। इदन्नम चाक झूला नट, कहे ईसुरी फाग, ये सारी रचनाएं जो हैं मैत्रेयी पुष्पा जी की हैं। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है? ऑप्शन शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाओं को केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मानते हैं, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं कि शुक्ल जी का मानना है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। यानी जीवन के ऊपरी बातों से हैं लेकिन जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वे शुद्ध कोटि में नहीं आ सकती। उन्हें केवल उनके मूल रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, जैसे ज्योतिष का ग्रंथ होता है, आयुर्वेद का ग्रंथ होता है, लेकिन ये साहित्य का ग्रंथ
नहीं हो सकता। शुक्ल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिद्धों की प्राप्त रचनाओं के आधार पर तय किया जा सकता है कि उनकी भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक, अभी हमने ऊपर के प्रश्न में यही पढ़ा कि कौन मानता है कि सिद्धों की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है, तो शुक्ल जी मानते हैं। इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह किसकी धारणा है? तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो को जाली कहने में शुक्ल जी का नाम है, इसे ध्यान रखना है आपको। अब इसके बारे में हम देखिए कितने पॉइंट्स आपके लिए इकट्ठा किए हुए हैं, आपका यहाँ से और भी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। विद्वान गौरीचंद हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं और संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। कौन मानता है? गौरीचंद हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा। किसने लिखा? जयानक ने। पृथ्वीराज विजय, और वो कौन सी रचना है जो जाली है? पृथ्वीराज रासो, जो पूरा नहीं मिलता। जयानक की ये रचना पूरी नहीं मिलती। उसमें दिए संवत और घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। इसमें पृथ्वीराज की माता का नाम क्या लिखा है? कर्पूर देवी। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। यानी पृथ्वीराज रासो जाली है, पृथ्वीराज विजय जो जयानक की है, कश्मीरी पंडित थे, वो प्रामाणिक और समसामयिक है, ऐसा शुक्ल जी ने कहा। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में इतिहास विरुद्ध घटनाएं और बिना प्रयोजन तथ्यों में उलटफेर होने के कारण शुक्ल जी इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ कहते हैं। जाली इसलिए कहते हैं कि उसमें जो तथ्य हैं, जो इतिहास विरुद्ध घटनाएं हैं, वो सभी इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता को नष्ट करती हैं, इसलिए इसे जाली ग्रंथ कहा शुक्ल जी ने। शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इसे कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये शुक्ल जी इस तरह की बातें कह के पृथ्वीराज रासो को खारिज करते हैं, जाली कहते हैं। आगे शुक्ल जी और भी लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय से तात्पर्य सर्ग या अध्याय से है। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ था कि कई परीक्षाओं में कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, या किस महाकाव्य में समय सर्ग के स्थान पर समय का इस्तेमाल किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र चिंता के गुरु रामानंद ही थे। मध्य युग की समग्र चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद। ऐसा कौन कहता है? ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हिंदी साहित्य का सर्वाधिक मौलिक और शक्तिशाली अंश मानते हैं। वे कहते हैं कि सबसे मौलिक और सबसे शक्तिशाली अंश हिंदी साहित्य का अगर कोई है तो भक्ति साहित्य है। और एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भक्ति काल के रूप के बारे में कि लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 12 आना का मतलब उसका रूप वही होता जो आज है। ऐसा नहीं है कि इस्लामी प्रतिक्रिया के रूप में जो शुक्ल जी मानते हैं तब हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हुआ। तो ये मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है हिंदी साहित्य का। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। यानी वीर रस तो है ही नहीं, बस आभास है उसका। शुक्ल जी की यह मान्यता किस ग्रंथ के विषय में है? बताएं। इसका सही उत्तर है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के बारे में कहते हैं कि श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है और वीर रस का किंचित आभास मात्र है। इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे इसके बारे में हम और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि बीसल देव रासो 100 पृष्ठों का एक छोटा सा ग्रंथ है जो वीर गीत के रूप में है। यह घटनात्मक काव्य नहीं बल्कि वर्णनात्मक काव्य है। इसमें घटनाएं नहीं हैं, वर्णन ज़्यादा है। इसमें संयोग और वियोग के ही गीत कवि ने गाए हैं। ये सब शुक्ल जी लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बीसल देव रासो में इसी बहाने आप जान जाएंगे कि बीसल देव रासो अगर आपने नहीं पढ़ा है, उसके बारे में नहीं जानते हैं,
इसी बहाने आप ये जान जाएंगे कि इसमें संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। इसका पुरुष पात्र कौन है? बीसलदेव, जिसका मूल नाम विग्रहराज चतुर्थ है और नायिका का नाम राजमती है। तो ध्यान रखिए, ये भी पूछ लेता है बीसलदेव रासो के नायक का नाम मूल नाम क्या है? तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव रासो, बीसलदेव, और इसकी नायिका राजमती है। बीसलदेव अपनी रानी राजमती को छोड़कर कहाँ चला जाता है? उड़ीसा। तो ऐसे से प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आए हैं, ध्यान रखिए। अंतिम प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ हम समापन भी अपनी क्लास का करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी क्लास बोरिंग होने लगती है। आप सभी लंबी क्लासेस की डिमांड तो करते हैं, लेकिन वहाँ अंत तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि विद्यापति का एक और उपनाम क्या था? मैथिल कोकिल। किस रचना के आधार पर शुक्ल जी ने ये कहा? पदावली के आधार पर, विद्यापति पदावली। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण बातें, फटाफट पढ़ लेते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि इन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यानी एक ऐसी दृष्टि भी है जो ये मानती है कि विद्यापति भक्त थे, भक्त कवि थे। शुक्ल जी इनकार करते हैं, कहते हैं कि श्रृंगार रस की दृष्टि से इन्होंने सब कुछ लिखा है, भक्त के रूप में नहीं, और इन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। शुक्ल जी का विद्यापति के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, इसे ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के आध्यात्मिक संकेत बताया है पदों को, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आध्यात्मिक संकेत बताते हैं। ये पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है शुक्ल जी की। अगला पॉइंट है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। ये बातें शुक्ल जी लिखते हैं विद्यापति जी के बारे में, और मैथिल कोकिल विद्यापति जी कहलाए पदावली के कारण। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और स्तरीय प्रश्नों को, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, सभी में इन सारे प्रश्नों की जो योग्यता है वो किसी भी स्तर पे कम नहीं है। तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे दोहरा लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको एक साथ कलेक्शन चाहिए होगा तो आप हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पे संपर्क करके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।